आज डेटा स्ट्रक्चर में हम लोग अपने दूसरे लेक्चर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने इस बात को देखा कि फाइल क्या क्या कंसेप्ट है, रिकॉर्ड का क्या कंसेप्ट है और एंटिटी को लेके क्या बातें। आज हम लोग एक कैटेगराइजेशन करेंगे। अगर हम लोग रिकॉर्ड की बात करें तो आज इस रिकॉर्ड का जो कैटेगराइजेशन होगा वो बेसिकली रिकॉर्ड में जो लेंथ की बात उठी है उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ये एक फाइल है, एफ नेम, एम नेम, एल नेम, एज और ब्रांच। नेम को हम लोगों ने 3 पार्ट में जो है डिवाइड किया है, एफ नेम, एम नेम और एल नेम। और ऐसा ही कुछ टेबल हम लोगों ने इसके पहले वाले लेक्चर में देखा था। क्योंकि अब जो कैटेगराइजेशन होना है वो लेंथ वाइज होना है। लेंथ वाइज कहिए या इसी को हम लोग विड्थ वाइज कहें तो गलत नहीं होगा। एफ नेम स्टोर होगा यहां पे, एम नेम यहां, एल नेम यहां, एज यहां पे और ब्रांच यहां पे। अब प्रश्न ये उठता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम साइज which is allotted for F name, M name, L name, age and branch. मैक्सिमम साइज कहिए, मैक्सिमम लेंथ कहिए, या फिर इसी बात को हम लोग क्या बोल सकते हैं, मैक्सिमम विड्थ। अगर ये कहा जाए कि एफ नेम, एम नेम, एल नेम, एज और ब्रांच इन हर फील्ड के लिए जो साइज हमने फिक्स की है वो कांस्टेंट है, तो भी एक एग्जाम्पल होगा फिक्स्ड लेंथ रिकॉर्ड का। ध्यान दीजिए, हर एक एंटिटी के लिए विड्थ या मेमोरी या साइज हमने फिक्स कर दिया है और सबकी वैल्यू एक ही है। तो ये भी एक एग्जाम्पल होगा फिक्स्ड लेंथ रिकॉर्ड का। फिक्स्ड लेंथ रिकॉर्ड की बात उस समय भी उठेगी जब एफ नेम के लिए, मान लीजिए हमने कहा कि एफ नेम जो है 10 कैरेक्टर लॉन्ग है, एम नेम 8 कैरेक्टर लॉन्ग है, एल नेम 5 कैरेक्टर लॉन्ग है, एज में हमने 2 डिजिट कंसीडर किया है और ब्रांच में जो है हम 4 कैरेक्टर को कंसीडर करते हैं। ध्यान दीजिए,
एफ नेम की जो मैक्सिमम लिमिट है इट इज 10, मीन्स एफ नेम में 10 कैरेक्टर से ज्यादा की एंट्री एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। यम नेम में भी 8 से ज्यादा एंट्री एक्सेप्ट नहीं होगी। यल नेम में 5 से ज्यादा एंट्री एक्सेप्ट नहीं होगी। एज की अगर हम बात कर रहे हैं तो एज में 2 डिजिट से ज्यादा का कोई वैल्यू एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, और ब्रांच में 4 कैरेक्टर से ज्यादा कोई भी वैल्यू हम लोग एक्सेप्ट करने नहीं जा रहे। यहां पे हमने मैक्सिमम जो है बता दिया। इट इज आल्सो ए टाइप ऑफ फिक्स्ड लेंथ रिकॉर्ड। अब अगर हम लोग वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड की बात करें तो वेरिएबल लेंथ जब हम बोलेंगे तो वेरिएबल लेंथ में एक चीज और ऐड हो जाएगी कि किसी भी फील्ड के लिए मिनिमम का रेंज क्या है और मैक्सिमम का रेंज क्या है। अब हम कह रहे हैं कि ये जो एफ नेम है वो मिनिमम 10 कैरेक्टर लॉन्ग है और मैक्सिमम 20 कैरेक्टर लॉन्ग। यम नेम मिनिमम 8 कैरेक्टर लॉन्ग और मैक्सिमम 12 कैरेक्टर लॉन्ग, और लास्ट नेम मिनिमम 5 कैरेक्टर लॉन्ग मैक्सिमम 10 कैरेक्टर लॉन्ग। अगर हम ऐसी बातें करें तो अब जरा देखिए, तो हमने हर एक फील्ड के लिए मिनिमम और मैक्सिमम दोनों वैल्यू स्पेसिफाई कर दिया है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो हम ये बोले कि इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड, तो ये बोलना एकदम से सही होगा। ठीक है, यहाँ पे जो 2 कैटेगराइजेशन मैंने बताया है, तो जो पहली कैटेगरी दिख रही है फिक्स्ड लेंथ रिकॉर्ड की, यहाँ पे मैंने कहा कि जितने भी फील्ड हैं उन सारे फील्ड के लिए जो विड्थ है वो फिक्स है, वेदर इट इज एफ नेम, यम नेम, यल नेम, एज और ब्रांच, सबके लिए हमने एक फिक्स्ड विड्थ जो है स्पेसिफाई करके दिया है। अगर ऐसी बात उठ रही है तो भी ये फिक्स्ड लेंथ रिकॉर्ड होगा। और अगर हम ये बोल रहे हैं कि एफ नेम 10 कैरेक्टर लॉन्ग है, यम नेम 8 कैरेक्टर लॉन्ग है, यल नेम 5 कैरेक्टर लॉन्ग है, एज 2 कैरेक्टर लॉन्ग है और ब्रांच 4 कैरेक्टर लॉन्ग है, तो इट इज आल्सो गोइंग टू बी अ फिक्स्ड लेंथ रिकॉर्ड। मतलब हर एक फील्ड का साइज क्या हो गया, फिक्स हो गया। बट when we are talking about the variable length record, it means we are giving more flexibility to the end user, कि एंड यूजर जो है नाम को लेकर थोड़ी सी उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी आ गई कि भाई मिनिमम एफ नेम में कितने कैरेक्टर होने चाहिए, 10 कैरेक्टर होने चाहिए, और मैक्सिमम कितने होने चाहिए, तो 20 होने चाहिए। ठीक है, हर एक फील्ड के साथ मैंने क्या कर दिया, 2 लिमिट दे दी, एक मिनिमम की और एक मैक्सिमम की। मिनिमम से कम स्टोर नहीं हो सकता और मैक्सिमम से ज्यादा स्टोर नहीं हो सकता। ठीक है, और जब हम लोग ये दोनों लिमिट देंगे तब हम बोलेंगे कि वी आर डीलिंग विद वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड। तो अभी जो हम लोगों ने कैरेक्टराइजेशन देखा है, ये कैटेगराइजेशन जो है इट इज इंटायरली बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द फील्ड। ठीक है, तो अब हम लोग अपने अगले कंसेप्ट की तरफ चलें। तो इसी रिकॉर्ड के जो सेट है उसको हम लोग कंसीडर करें। अच्छा, जब मैं बोल रहा हूं रिकॉर्ड, तो रिकॉर्ड बोलने का मतलब क्या है कि हम पूरे रो को जब सेलेक्ट करेंगे ना, द एंटायर रो इज फॉर्मिंग ए रिकॉर्ड, और इस रिकॉर्ड में कितने एलिमेंट हैं, तो वी हैव 5 एलिमेंट इन अ रिकॉर्ड। कौन कौन से एलिमेंट है, एफ नेम, यम नेम, यल नेम, एज और ब्रांच। ठीक है, तो कल के लेक्चर में हम लोगों ने इस बात को देखा कि हम लोग इंफॉर्मेशन जो है रिट्रीव करना चाहते हैं, इसी वजह से हम लोग डेटा को स्टोर करा रहे हैं। देखिए, रिट्रीवल जो प्रोसेस है, बेसिकली रिट्रीवल इज अ टाइप ऑफ सर्चिंग बेस्ड ऑपरेशन, सर्चिंग। तो हमें
बहुत सारे रिकॉर्ड में से किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को सर्च करना है। तो स्पेसिफिक रिकॉर्ड को जब हमें सर्च करना होगा तो हमको जरूरत पड़ेगी किसी की और हर रिकॉर्ड के पास एक की होनी चाहिए, ठीक है। और इस की को लेके कहा गया कि अगर हम रिकॉर्ड यूनिकली फेच करना चाहते हैं तो इस की को लेकर एक बात बोली गई कि हर रिकॉर्ड के पास यूनिक की होनी चाहिए। चलिए, कई बार ऐसा होता है कि जो डेटा हमको दिया जाता है उस डेटा में हम लोगों के पास ऑलरेडी कोई ऐसी एंटिटी होती है जिसको कि हम लोग की बना सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हमें की को जनरेट कराना पड़ता है। मसलन जब आप लोग बीटेक में एडमिशन लिए तो आप लोगों ने जो है अपने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का मार्कशीट और सर्टिफिकेट आप लोगों ने सबमिट किया। ध्यान दीजिए, तो आपका हाई स्कूल का रोल नंबर अलग था, आपके इंटरमीडिएट का रोल नंबर अलग था। तो जब आप सिस्टम में आए तो आपने अपना एक ऐसा डॉक्यूमेंट, दो डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किया जिसके पास रोल नंबर जैसी चीज उपलब्ध थी। और हम लोगों को पता है कि किसी दो स्टूडेंट का रोल नंबर सेम नहीं हो सकता। लेकिन जब आपने AKTU के किसी कॉलेज में एडमिशन लिया तो जब आपका इनरोलमेंट प्रोसेस शुरू हुआ तो आपको यूनिवर्सिटी ने एक रोल नंबर असाइन किया। ये बात और है कि आपने जो दो सर्टिफिकेट जमा किए थे उन दोनों सर्टिफिकेट के पास अपना अपना रोल नंबर था, लेकिन यूनिवर्सिटी ने आपको एक नया रोल नंबर इशू किया। बोलने का मतलब, यूनिवर्सिटी ने जैसे हमको एक नया रोल नंबर इशू किया तो अब हम लोग उस रोल नंबर को अपने इस फाइल में अगर स्टोर कराएं तो हम इस रोल नंबर को की के तौर पे देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि दो स्टूडेंट का रोल नंबर कभी भी सेम नहीं होगा। जैसे आप लोग अपना रिजल्ट जब आप देखते हो तो आप अपना रोल नंबर इनपुट करते हो, ठीक है, और रोल नंबर यूनिक है। तो रोल नंबर को हम लोग यहाँ पे की बना सकते हैं। तो की बेसिकली है क्या? की वो वैल्यू है जो हर रिकॉर्ड के पास यूनिक, ठीक है। एक रिकॉर्ड आपको यहां दिख रहा है, एक रिकॉर्ड इसके नीचे भी हो सकता है, एक उसके नीचे, एंड सो। और की को लेके हम लोगों ने दो बातें की, या तो हम लोग एग्जिस्टिंग की का इस्तेमाल कर लें और या फिर सिस्टम आपको एक नया की जो है अवेलेबल कराए, ठीक है। चलिए, तो कोई एक रोल नंबर मिला, जैसे 0112010042, ये एक रोल नंबर मान लेते हैं कि एक रोल नंबर है, यूनिवर्सिटी ने ये रोल नंबर दिया किसी को। अब यूनिवर्सिटी के डेटाबेस में हमको कोई इंफॉर्मेशन फेच करनी है तो वी विल यूज दिस रोल नंबर, ठीक है। आगे आइए। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या की जो साइज है वो हमारे सिस्टम के परफॉर्मेंस के ऊपर असर डालेगी? की हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ की हम लोगों ने डिस्कस कर दिया। नाउ वन क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ की साइज? अगर की साइज छोटी है, ये कहना या इस कॉन्सेप्ट को यूज करना ज्यादा इफिशियंट है, या फिर की साइज बड़ी हो उसको इस्तेमाल करना जेन्युइन है, रीजनेबल है, इफिशियंट है?
इसके बारे में हम लोगों को बात करें। चलिए एक छोटी सी कहानी हम आपको सुनाते हैं। कहानी ये है कि आपने किसी ई कॉमर्स पोर्टल पे जो है किसी सामान को आपने एक ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस किया। तो जैसे हम लोग कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं तो हम लोगों को एक आईडी जो है असाइन की जाती है, एक आईडी हम लोगों को दे दी जाती है कि दिस इज द आईडी फॉर योर रिक्वेस्ट या फॉर योर ट्रांजेक्शन। और उसी पर्टिकुलर आईडी का रेफरेंस हम लोगों को कंसीडर करना होता है अगर हम लोग अपने पोर्टल के साथ कोई कम्युनिकेशन उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रिगार्डिंग करना चाहते हैं। कोई क्वेरी अगर हमारे पास है, हो सकता है कि उसमें कुछ डिफेक्ट आ गया हो या अब तक हमको डिलीवर ना किया गया हो, ठीक है, ऐसी कुछ बातें हो सकती हैं। तो अगर हमको अपने ई कॉमर्स साइट या जो हमारा प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर, उसके साथ अगर मुझे कोई कम्युनिकेशन करना है तो मुझे उस पर्टिकुलर आईडी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब जरा देखिए कि वो जो आईडी होती है उसका सिग्निफिकेंस बिल्कुल इस रोल नंबर जैसा ही होता है, ठीक है। अब एक मजेदार घटना जो है हुई। घटना ये हुई कि आपने पेमेंट कर दिया, ठीक है, और आपको मेल आया कि प्रोडक्ट जो है शिपिंग के लिए भेज दिया गया है और आपसे कहा गया कि 4 दिन बाद जो है आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। इसी बीच हुआ क्या कि आपका जो मोबाइल फोन था वो क्रैश हो गया और जो कुछ ईमेल का ट्रांजैक्शन हुआ था आपके मेल आईडी पे, आपकी मेल आईडी भी अब आप एक्सेस नहीं कर पा रहे। और जो ट्रांजैक्शन हुआ था, जो ट्रांजैक्शन आईडी मिली थी, वो आपके मोबाइल फोन में भी था इन फॉर्म ऑफ एसएमएस और आपके मेल पर भी पोर्टल ने भेजा था। और चूंकि दोनों अब एक्सेसिबल नहीं है, इसलिए आपके पास ट्रांजैक्शन आईडी की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। अब आप अपने पोर्टल के साथ जब कम्युनिकेशन करेंगे तो दिक्कत होगी। चलिए, इस केस में जनरली होता क्या है कि जब भी हम लोग कस्टमर केयर को फोन किए तो हमने कहा कि हमारी साथ ये दिक्कतें हैं, मेरा मोबाइल फोन भी खो चुका है और मेरी ईमेल आईडी भी एक्सेसिबल नहीं है। तो कस्टमर केयर का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो आपसे पहले आपका नाम, हो सकता है नाम भी पूछे, एड्रेस भी पूछे, किस डेट में आपने ट्रांजैक्शन किया था वो डेट भी पूछे, क्या आपने खरीदा था इसके बारे में भी जानकारी मांगे, आपका फोन नंबर भी मांगे, आपकी ईमेल आईडी भी मांगे। और जब ये इतनी सारी इंफॉर्मेशन वो मांगेगा तो उन सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके वो एक की को फॉर्म कर लेगा, ठीक है। वो एक की को क्या कर लेगा, फॉर्म कर लेगा और तब आपको बताएगा कि व्हाट इज द करंट स्टेटस ऑफ द डिलीवर्ड आइटम। ध्यान दीजिए, पहले वाले केस में केवल ट्रांजैक्शन आईडी जो है, हम बता रहे थे 10 कैरेक्टर की ट्रांजैक्शन आईडी थी, आसान था, बता दिया गया, रिकॉर्ड यूनिकली फेच हो जा रहा था। लेकिन इस एग्जाम्पल में हमने उसको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी, बहुत सारे फील्ड की वैल्यू हमने उस पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव को दिया और तब जाके वो रिप्रेजेंटेटिव इस लायक हो पाया कि ढेर सारे कस्टमर के बीच में से आपका ऑर्डर वो ढूंढ निकाला। बात यह है कि की साइज, की जो साइज है वो किसी भी तरीके से सिस्टम के परफॉर्मेंस को प्रभावित नहीं करती। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ
कीज साइज, तो आपका जवाब क्या होगा? इट डजंट मैटर व्हाट इज द साइज ऑफ की, इट इज नॉट अ रेलिवेंट क्वेश्चन। बात यह है कि की साइज चाहे छोटी हो या की बहुत सारे फील्ड की वैल्यू को कलेक्ट करके बनाया गया हो, ये ज्यादा मटेरियलिस्टिक या फिर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। काम की का क्या था? रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करना। ठीक है, तो की जो साइज है वो सिस्टम के परफॉर्मेंस को कभी भी प्रभावित नहीं करे। ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने दो कंसेप्ट को एक्सप्लोर किया। पहला कंसेप्ट कि रिकॉर्ड का जो है कैटेगराइजेशन जो था लेंथ के हिसाब से, दो हमने देखा, फिक्स्ड लेंथ रिकॉर्ड और वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड, और फिर हम लोगों ने बात की। ठीक है, जनरली हम लोग जब बोलते हैं की, तो की को हम लोग बोलते हैं की इज आल्सो नोन एज क्या? प्राइमरी। ठीक है, और प्राइमरी की एक सिंगल एंटिटी भी हो सकती है और एक से ज्यादा एंटिटी का कलेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीजें हम लोगों ने अब तक देखी। चलिए अब हम लोग जो है अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएं। अब हम लोग एक कोशिश करें कि हाउ टू डिफाइन डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर को अगर हमें डिफाइन करना होगा तो हम लोग कैसे डेटा स्ट्रक्चर को डिफाइन करें? देखिए, तीन बातें बहुत जरूरी है। कौन कौन सी? जब भी हम लोग डेटा स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो डेटा स्ट्रक्चर एक मॉडल होगा। डेटा स्ट्रक्चर क्या होगा? एक मॉडल होगा, और मॉडल भी दो तरीके से होंगे, या तो ये मैथमेटिकल मॉडल होगा या फिर ये लॉजिकल मॉडल। डेटा स्ट्रक्चर इज ए मॉडल। कैसा मॉडल? या तो मैथमेटिकल मॉडल होगा या फिर लॉजिकल मॉडल होगा। दूसरी बात, implementation of the model on computer। हमारे पास फ्रीडम है कि हम लोग मॉडल को मैथमेटिकली डिस्क्राइब करें या मॉडल को लॉजिकली डिस्क्राइब करें। हो सकता है कि बहुत सारे केसेस में ये चॉइस हो, सिलेक्शन हमको करना हो, हमारे पास फ्रीडम हो, तो आप किसी एक मॉडल को सेलेक्ट कर सकते हो। या हो सकता है कि आपसे कहा जाए कि यूज द मैथमेटिकल मॉडल, या फिर आपको बोला जाए कि नहीं, यू हैव टू यूज ओनली लॉजिकल मॉडल। तो नो मैटर मॉडल इज मैथमेटिकल और लॉजिकल, आपने मॉडल तैयार कर लिया, दिस मॉडल हैज टू बी इंप्लीमेंटेड ऑन द कंप्यूटर। ध्यान दीजिए, कभी ऐसा मॉडल आप क्रिएट नहीं करेंगे जिसको कंप्यूटर के ऊपर इंप्लीमेंट ही ना कर पाए। तो मॉडल कैसा होना चाहिए? तो मॉडल ऐसा होना चाहिए दैट कैन बी इजिली इंप्लीमेंटेड ऑन द कंप्यूटर। ठीक है, और तीसरी बात यह है कि जब हमने इस मॉडल को कंप्यूटर पे इंप्लीमेंट कर लिया तो वी हैव टू डिफाइन क्या? सेट ऑफ ऑपरेशंस। सेट ऑफ ऑपरेशंस, और ये सेट ऑफ ऑपरेशंस जो है ये एंड यूजर को फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे कि वो डेटा के ऊपर ऑपरेशंस को
परफॉर्म कर सके ऑपरेशंस, चाहे वो इंसर्शन का हो, एक नए रिकॉर्ड को ऐड करना, किसी पुराने रिकॉर्ड को एडिट करना, रिकॉर्ड को सर्च करना, रिकॉर्ड को डिलीट करना, हमारे पास कितने रिकॉर्ड है उनको इंस्पेक्ट करना, रिकॉर्ड को सॉर्ट करना, या ढेर सारे अलग अलग रिकॉर्डेड को आपस में मर्ज करना। ठीक है, तो हमने पहले मॉडल सेलेक्ट किया, फिर हमने कहा कि दिस मॉडल must be implemented on the computer, and then it is the responsibility of the developer of the software to provide a set of operation to the end user, और एंड यूजर उन्हीं ऑपरेशन का इस्तेमाल करके हमारे सिस्टम के साथ ट्रांजैक्शन करेगा। ट्रांजैक्शन करने का मतलब कोई भी ऑपरेशन करेगा। ठीक है, चलिए, तो हम लोगों ने अभी ऑपरेशन की जब बात किया हम लोगों ने, तो ऑपरेशन कितने तरीके के होंगे? तो पहला ऑपरेशन होगा इंसर्शन। इंसर्शन मतलब हम लोग अपने सिस्टम में रिकॉर्ड को इंसर्ट कर रहे हैं। दूसरा अपडेट, हो सकता है कि मेरे पास कुछ एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है, उन एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड में हम कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, तो हमारे सिस्टम के पास अपडेट करने का भी तरीका होना चाहिए। हमारे पास कितने रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं, आई जस्ट वांट टू लुक ऑल दोज रिकॉर्ड्स, एंड दिस ऑपरेशन इज नोन एज ट्रावर्सल। ट्रावर्सल मतलब विजिटिंग द रिकॉर्ड्स एट लीस्ट वंस। कम से कम एक बार हमको क्या करना है, ये देखना है कि हमारे पास कौन कौन से रिकॉर्ड है। चलिए, दिस इज नोन एज ट्रावर्सल। नेक्स्ट वन इज सर्चिंग। अभी थोड़े देर पहले हम लोगों ने सर्चिंग के बारे में बात किया था, और सर्चिंग को करने के लिए हम लोगों ने की का इस्तेमाल किया। ये चार जो है मेजर ऑपरेशन है, मेजर ऑपरेशन। along with these four we have two sub operations, two supporting operations। कौन कौन से हैं? तो सॉर्टिंग और मर्जिंग। चलिए, हम लोग सॉर्टिंग की बात करें तो जब आप लोग सी प्रोग्रामिंग पढ़े तो आप लोगों ने कुछ सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स इंप्लीमेंट आप लोगों ने जरूर किए होंगे सी में। हो सकता है कि आप लोगों ने सिलेक्शन सॉर्ट किया हो सकता है कि आप लोगों ने बबल सॉर्ट किया, या और भी कोई सॉर्टिंग टेक्निक आपने की हो। तो जब मैंने कहा सॉर्टिंग, तो आपके मन में एक बात उठ रही होगी कि सॉर्टिंग मतलब केवल न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, उनकी बेसिस पर हम सॉर्टिंग करने जा रहे हैं। ठीक है, अगर आपकी धारणा ये है, इफ यू आर थिंकिंग लाइक दिस, सॉरी टू से, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। सॉर्टिंग जरूरी नहीं है कि न्यूमेरिकल वैल्यूज के बेसिस पे ही हो। सॉर्टिंग किसी भी एंटिटी को बेस बना के किया जा सकता है। मसलन अगर आप लोग प्लेइंग कार्ड मतलब ताश अगर खेलते हो, तो ताश के पत्तों को सॉर्ट करने के लिए अपने पास बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है कि पत्ते पे कौन सा नंबर लिखा हुआ है, वी कैन सॉर्ट द playing cards according to the numbers printed on the face. This is first way. What is the second way? हम लोगों को पता है कि ताश की जो गड्डी होती है, जो प्लेइंग कार्ड का बंडल होता है, उसमें दो ही कलर के प्लेइंग कार्ड होते हैं, या तो रेड होगा या फिर ब्लैक होगा। ठीक है, तो हो सकता है कि हम लोग सॉर्टिंग करें ऑन द बेसिस ऑफ कलर, कि मेरे पास जितने भी रेड कलर के पत्ते आएंगे मैं उनको एक साइड में रखूंगा, मेरे पास जितने भी ब्लैक कलर के पत्ते आएंगे उन सारे ब्लैक कलर के पत्तों को मैं दूसरे साइड में रखूंगा, एंड इट इज सेकंड टाइप ऑफ सॉर्टिंग। अब हम लोग बात करें तीसरे टाइप की सॉर्टिंग। तीसरे टाइप की सॉर्टिंग क्या होगी कि जो सिंबल्स बने होते हैं प्लेइंग कार्ड्स, नहीं, उन सिंबल के बेसिस पर भी हम लोग पत्तों को क्या कर सकते हैं,
सॉर्ट कर सकते। ठीक है, तो सॉर्टिंग का मतलब ये है। तो अब एक चीज हम लोगों को क्लियर हो गई है कि जब भी कोई बोलेगा सॉर्टिंग, तो सॉर्टिंग मतलब नॉट ओनली सॉर्टिंग विच इज बेस्ड ऑन numerical values. Sorting मतलब sorting may be based on any attribute, it may be shape, it may be color, it may be face value. Merging बोलने का मतलब क्या है कि मेरे पास एक से ज्यादा रिकॉर्ड्स का कलेक्शन पड़ा हुआ है और आई जस्ट वांट टू मर्ज ऑल दोज रिकॉर्ड्स इनटू अ सिंगल फाइल, एंड दिस ऑपरेशन इज नोन एज मर्जिंग। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा कि डेटा स्ट्रक्चर क्या है, मॉडल है, मैथमेटिकल या लॉजिकल मॉडल हो गया। दिस मॉडल मस्ट हैव टू बी इंप्लीमेंटेड ऑन द कंप्यूटर एंड द डेवलपर हैज टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ ऑपरेशन। चलिए, अब प्रश्न ये उठता है कि हम लोग मॉडल जब सेलेक्ट करेंगे तो क्या इस मॉडल को सेलेक्ट करने के लिए कोई क्राइटेरिया है? अभी तो हमने मॉडल के डिस्क्रिप्शन के बारे में लिखा कि हाउ टू डिस्क्राइब अ मॉडल। तो मॉडल में बी डिस्क्राइब्ड यूजिंग मैथमेटिक्स, मे बी डिस्क्राइब्ड यूजिंग लॉजिक। लेकिन अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि मॉडल होगा कैसा, ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मॉडल कैसा होगा? तो जो सिस्टम है रियल वर्ल्ड में, मसलन हमसे कहा गया कि आप जो है क्लास 10th के लिए ऑनलाइन अटेंडेंस सिस्टम बनाइए। तो हमने कहा ठीक है, चलिए हम सिस्टम बनाते हैं। तो अब यहां पे ध्यान दीजिए, एक एग्जांपल बहुत सारी बातों को बताने जा रहा है। जब मैनुअल वे में जब अटेंडेंस ली जा रही है तो रोल नंबर 1 मतलब राम, और रोल नंबर 2 मतलब श्याम, और रोल नंबर 3 मतलब मोहन। मैनुअल वे में जब हम लोग अटेंडेंस ले रहे हैं तो हम कॉल कर रहे हैं रोल नंबर 1, तो रोल नंबर 1 मतलब मिस्टर राम, रोल नंबर 2 मतलब मिस्टर श्याम, रोल नंबर 3 मतलब मिस्टर मोहन। दिस इज एक्चुअल सिनेरियो कि अटेंडेंस रजिस्टर में रोल नंबर 1 पे किसका नाम लिखा हुआ है, राम का, रोल नंबर 2 पे किसका नाम लिखा हुआ है, श्याम का, रोल नंबर 3 पे किसका नाम लिखा हुआ है, मोहन का। ध्यान दीजिए, अब हमने जो है एक कंप्यूटर बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम जो है मैंने बनाया। तो अब जब मैं कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम में बनाऊंगा तो उस कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम में भी रोल नंबर 1 मतलब मिस्टर राम होंगे, रोल नंबर 2 मतलब मिस्टर श्याम होंगे, और रोल नंबर 3 मतलब मिस्टर मोहन ही होंगे। ऐसा नहीं होगा कि रोल नंबर 1 मोहन हो गए या रोल नंबर 1 श्याम हो गए। ठीक है, बोलने का मतलब कि जिस किसी भी मॉडल का आप सिलेक्शन करने जा रहे हो, वो मॉडल हमारा जो एक्चुअल प्रॉब्लम है रियल वर्ल्ड का, उसको सॉल्व करने में जो मॉडल यूज हो रहा है, उस मॉडल के साथ हमारा जो मॉडल है, जो कि मैथमेटिकल भी हो सकता है, जो कि लॉजिकल भी हो सकता है, वो कितना आइडेंटिकल है या कितने क्लोजनेस के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए दो बातें, यहां तो जो मैंने एग्जांपल लिया वहां पे तो एकदम से सेम हो गया कि रोल नंबर 1 मतलब राम मैनुअल अटेंडेंस में भी है, और रोल नंबर 1 मतलब राम कंप्यूटर बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम में भी है। इट इज क्या कहेंगे कि एकदम आइडेंटिकल हो गया। ठीक है, अगर हम लोग आइडेंटिकल मॉडल नहीं बना पाएंगे तब क्या करेंगे? तब हम लोग ऐसे मॉडल को सेलेक्ट करेंगे जो हमारे रियल मॉडल के सबसे ज्यादा करीब हो। ठीक है, जो हमारे रियल मॉडल के सबसे ज्यादा करीब। ठीक है, तो जब भी डेटा स्ट्रक्चर आपको डिफाइन करना होगा तो आपको ये तीनों पॉइंट्स जो है बताने पड़ेंगे। चलिए, इन तीनों पॉइंट को डिस्कस करने के बाद हम लोगों को कुछ बातें और बतानी पड़ेंगी, मसलन कि जो हम ऑपरेशन
और जो हम लोग मॉडल इस्तेमाल करने जा रहे हैं उसका कास्ट क्या है। ठीक है, तो कास्ट के बारे में अभी हम लोग थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे। पहले हम लोग डेटा स्ट्रक्चर को डिफाइन अब कर चुके हैं। अब हम ये चाहते हैं कि जरा डेटा स्ट्रक्चर को एक बार हम कैटेगराइज करके भी दिखाएं, ताकि ये आप लोगों को पता चल जाए कि जब आप लोग डेटा स्ट्रक्चर जैसा कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़े थे या इवन नाम भी नहीं सुना था, तब भी आप लोग जाने अनजाने कहीं ना कोई डेटा स्ट्रक्चर आप लोग जरूर यूज कर रहे हैं। चलिए, हम यहां पे एक क्लासिफिकेशन बताने जा रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, इसको मैंने दो तरीके से कैटेगराइज। हमने कहा प्रिमिटिव डेटा टाइप और मैंने कहा नॉन प्रिमिटिव। ये जो डेटा टाइप है, डेटा टाइप आप बोलिए या फिर आप इसको स्ट्रक्चर बोलिए, बात वही है। अभी देखेंगे नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। आप लोग डेटा टाइप पढ़े, अगर हम लोग सी की बात करें तो सी में जो है डेटा टाइप को हम लोग दो तरीके से कैटेगराइज करते हैं। द फर्स्ट कैटेगराइजेशन इज बेस्ड ऑन कि वो इनबिल्ट है या नहीं, फंडामेंटल, और दूसरा कंपोजिट या डिराइव। जब भी हम लोग डिराइव की बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे एरे की, हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर की, हम लोग बात करेंगे यूनियन की, हम लोग बात करेंगे एनम की। और जब हम लोग बात करते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप की, तो अपने पास क्या क्या आ जाता है, इंट, फ्लोट, वो सारे डेटा टाइप जो हमको सिस्टम यानी लैंग्वेज दे रहा है, अपनी ओर से दे रहा है। चलिए, हम लोग इसको भी दो पार्ट में बांट सकते हैं, न्यूमरल्स और नॉन न्यूमरल्स। अब न्यूमरल्स में क्या क्या आएंगे, इंटीजर और रियल नंबर। और नॉन न्यूमरल में क्या आ जाएगा, तो नॉन न्यूमरल में आ जाएंगे आपके कैरेक्टर, और हो सकता है कि सिस्टम हमको बूलियन डेटा टाइप भी दे रहा हो। ठीक है, अब आते हैं नॉन प्रिमिटिव में। नॉन प्रिमिटिव में अगर हम लोग देखें तो हम डेटा स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो नॉन न्यूमरल्स में जो है हम लोग और भी चीजों को कंसीडर कर सकते हैं। मसलन अगर आप रखना चाहें तो आप उन सारे डेटा टाइप को आप लोग रख सकते हैं यहाँ नॉन न्यूमरल्स में। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे जो एक कैटेगराइजेशन करने जा रहा हूँ नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर का, वहां पे मैंने कहा कि यूजर डिफाइंड, यूजर डिफाइंड भी आप ले सकते हैं, और बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर भी आप ले सकते हैं। चलिए, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर मतलब हम लोग किसी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं या फिर हम लोग किसी नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। देखिए, स्ट्रक्चर किस तरीके से दिखेगा, तो अगर हम लोग लीनियर की बात करें तो यहां पे हम लोग कहेंगे कि चलो भाई अपने पास एरे भी है, इट इज लीनियर। ठीक है,
अपने पास लिस्ट भी हो सकता है, अपने पास स्टैक भी होगा, अपने पास क्यू भी होगा। नॉन लीनियर की बात करो तो हमारे पास दो बातें आएंगी, एक आएगा ट्री और एक आएगा ग्राफ। मन करे तो इन चीजों को उठा के आप यहां पे भी लेते आइए, मन करे तो इसको उठा के यहां पे लेते जाइए, इसका कोई ज्यादा मतलब नहीं है। यूजर डिफाइंड मैंने सिर्फ इस वजह से लिख दिया कि प्रिमिटिव बोलने का मतलब क्या था कि वो डेटा टाइप जो लैंग्वेज हमको अपनी ओर से दे रहा है, और यूजर डिफाइंड बोलने का मतलब कि लैंग्वेज के पास वो कैपेबिलिटी है कि लैंग्वेज प्रोग्रामर को बोल रहा है कि ऑन रिक्वायरमेंट आई एम गिविंग यू फैसिलिटी टू कंस्ट्रक्ट योर ओन डेटा टाइप। ठीक है, आइए। तो इस तरीके से एक क्लासिफिकेशन आपके सामने है, लीनियर और नॉन लीनियर बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। कोई भी डेटा स्ट्रक्चर किस तरीके से दिखेगा उसके आधार पर भी क्लासिफिकेशन पॉसिबल। चलिए हम इसी डिस्कशन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। तो जब आप लोगों ने प्रोग्राम में किसी एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया था तो उस समय आपको भले ये ना पता हो कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, लेकिन उस मोमेंट पे भी आपने डेटा स्ट्रक्चर का कंसेप्ट जो है जरूर इस्तेमाल किया। अगर हम लोग सी की बात करें तो सी में इंटीजर डास प्लेटफॉर्म पे 2 बाइट का स्पेस लेता है। 2 बाइट बोलने का मतलब क्या है, 16 बिट जो कोई आप वैल्यू आप दे रहे हो, ठीक है, वो 16 बिट फॉर्मेट में स्टोर हो रही है, और वैल्यू का स्टोरेज इट इज अ टाइप ऑफ पैटर्न, और ये जो पैटर्न है रफली वी कैन से इट इज अ स्ट्रक्चर। मसलन एक बड़ा जनरल स्टेटमेंट मैं आपके सामने दूं तो मैं ये कह रहा हूं कि फाइल टाइप डिफाइंस द स्टोरेज स्ट्रक्चर, file type defines the storage structure of data in a file. फाइल का एक्सटेंशन अगर आप चेंज कर दोगे, फाइल में जो डेटा स्टोर हो रहा है उसका स्टोरेज स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। मसलन ध्यान दीजिए, जस्ट ओपन नोटपैड एप्लीकेशन एंड ओपन MS वर्ड, दोनों के दोनों वर्ड प्रोसेसर है। ध्यान दीजिए, मैंने यहां पे लिखा राम इज ए स्टूडेंट, और मैंने यहां पे भी लिखा राम इज ए स्टूडेंट, और मैंने यहां पे सेव किया कैसे, स्टूडेंट, तो इसका एक्सटेंशन क्या मिला, .txt, और मैंने इस फाइल को भी यहां पे सेव किया कैसे, स्टूडेंट, और हमको एक्सटेंशन क्या मिला, docx। ध्यान दीजिए, दोनों फाइलों में कंटेंट सेम है, दोनों फाइलों को मैंने सेम नेम दिए है स्टूडेंट, बट ध्यान दीजिए तो यहां पे एक्सटेंशन क्या है, टेक्स्ट, और वहां पे एक्सटेंशन क्या है, docx, और एक्सटेंशन डिफाइन करेगा कि आपकी फाइल में जो डेटा है उसका स्टोरेज पैटर्न बेसिकली क्या है। ठीक है, तो इन दोनों फाइलों में इस सेम कंटेंट को रखने का जो तरीका है वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और यही बात मैंने यहां पे बताया है। ध्यान दीजिए, नोटपैड जो है वो आस्की टेक्स्ट एडिटर है, और ये जो है ये नॉन आस्की टेक्स्ट एडिटर है।
आस्की आपको पता होगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, चलिए डिस्कशन को थोड़ा सा आगे और बढ़ाते हैं। अब जो है हमने कहा कि मॉडल को हम लोगों ने देख लिया और हम लोगों ने ऑपरेशन को देख लिया। ध्यान दीजिए, ये मॉडल और ऑपरेशन ये दोनों के दोनों मिलकर एक सिस्टम का निर्माण करेंगे। और हमने एक टर्म इस्तेमाल किया था, कास्ट। ध्यान दीजिए, कास्ट। कास्ट मतलब ऐसा नहीं कि कितना पैसा कितना रुपया लगेगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, हमारे पास ऑप्शन है कि मैं किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं दो मॉडल जो है मैं सेलेक्ट कर सकता हूं, मॉडल ए और मॉडल बी। मॉडल ए और मॉडल बी। और हमने कहा कि मॉडल ए को लेके और मॉडल बी को लेके मैं कुछ सेट ऑफ ऑपरेशन में डिफाइन करने जा रहा हूं। तो मैंने कहा कि एक ऑपरेशन है सर्च का, सर्चिंग, और एक है इंसर्शन का। ये दो ही ऑपरेशन लेते हैं। यहां पे भी हमने क्या लिया, सर्चिंग और इंसर्शन। जब हम लोग बात करेंगे कास्ट की, तो कास्ट इज ऑलवेज कंप्यूटेड इन टर्म्स ऑफ स्पेस एंड टाइम। किसी ने कहा कि भाई देखो कोई प्रॉब्लम है, उसको तुम सॉल्व करने जा रहे हो, तो वी हैव सिलेक्शन, वी हैव टू चॉइसेस, वी मे गो विद मॉडल ए और वी मे गो विद मॉडल बी। ठीक है, तो मॉडल ए की जो रिक्वायरमेंट है, उसने कहा कि यार ये 100 KB का स्पेस चाहिए इसके लिए, और मॉडल बी के लिए जो है 400 KB के स्पेस की जरूरत। देखिए, एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने पास दो मॉडल है, मॉडल ए और मॉडल बी। मॉडल ए का क्या क्लेम है कि हमको 100 KB की जरूरत है, और मॉडल बी का क्या क्लेम है कि भाई हमको 400 KB की जरूरत है। अभी हमने कहा कि कास्ट इज ऑलवेज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ स्पेस एंड टाइम। आइए अब मॉडल ए के लिए जो है सर्चिंग टाइम जो है, मान लेते हैं समझने के लिए फिलहाल, हालांकि ऐसा होता नहीं है। हमने कहा सर्चिंग जो है 10 सेकंड में हो रही है और इंसर्शन जो है वो 5 सेकंड में हो रहा है, ठीक है। और मॉडल बी के लिए जो सर्चिंग है वो 5 सेकंड में हो रहा है और इंसर्शन जो है वो 1 सेकंड में हो रहा है। ध्यान दीजिए, मॉडल ए और मॉडल बी, इन दोनों के लिए हमने दो ऑपरेशन तैयार किए, सर्चिंग का, इंसर्शन का। मॉडल ए में जो सर्चिंग की बात हो रही है वो 10 सेकंड की बात हो रही है, और इंसर्शन की जो बात हो रही है वो 5 सेकंड की हो रही है। मॉडल बी में सर्चिंग 5 सेकंड का है और मॉडल बी में इंसर्शन जो है वो 1 सेकंड का है। ध्यान दीजिए, कास्ट को कंप्यूट करना है तो अगर स्टोरेज रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो भी कास्ट बढ़ेगा, और टाइम रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी किसी ऑपरेशन की तो भी कास्ट हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कास्ट हमारा बढ़ेगा कब, जब टाइम रिक्वायरमेंट बढ़े या स्पेस रिक्वायरमेंट बढ़े। ध्यान दीजिए, अब कहा गया कि भाई साहब ये दो मॉडल है, आप बताइए
कि आप कौन सा मॉडल सेलेक्ट करें। अब हमने कहा कि भाई अब चलिए हम आपको चॉइसेस दे रहे हैं कि वी हैव टू मॉडल्स ए एंड बी, और लेट मी नो कि आपका चॉइस क्या है। तो सामने वाला जो बंदा है वो कंफ्यूज हो गया, क्यों? क्योंकि उसने कहा यार टाइम और कास्ट दोनों बढ़ रहा है, दोनों बढ़े तो भी कास्ट बढ़ी, दोनों में से कोई एक बढ़े तो भी कास्ट बढ़ेगा। अब यहां पे तो बड़ा दिक्कत वाला सीन आ गया। अगर हम लोग मॉडल ए को सेलेक्ट करते हैं तो स्पेस रिक्वायरमेंट भले कम हो जाए, टाइम रिक्वायरमेंट बढ़ गई, और मॉडल बी को अगर हम लोग सेलेक्ट करते हैं तो स्पेस रिक्वायरमेंट बढ़ गई लेकिन टाइम रिक्वायरमेंट क्या हुई? कम हो गई। देखिए, दिस इज नोन एज ट्रेड ऑफ। इसको क्या बोलते हैं? तो टेक्निकली इट इज नोन एज क्या? ट्रेड ऑफ। और ये ट्रेड ऑफ किसके किसके बीच में है? इन बिटवीन टाइम एंड स्पेस। तो क्या कहेंगे? ट्रेड ऑफ इन बिटवीन क्या? टाइम एंड स्पेस। ध्यान दीजिए, अगर किसी को स्पेस बचाना है, अगर स्पेस की सेविंग करनी है, तो स्पेस की सेविंग करनी है तो वो किस मॉडल के साथ जाएगा? मॉडल ए। और किसी को अगर टाइम सेव करना है तो वो किसके साथ जाएगा? मॉडल बी। ठीक है, देखिए एक विरोधाभास रहेगा। यू हैव टू सेलेक्ट, यू हैव टू डिसाइड द परफॉर्मेंस फैक्टर। परफॉर्मेंस फैक्टर आप डिसाइड करेंगे बेस्ड ऑन टाइम या बेस्ड ऑन स्पेस। अगर कोई आदमी कह रहा है कि यार हमारे पास इतना स्पेस नहीं है, जैसे आप लोग अपने मोबाइल में जो है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं, तो आप लोग क्या सोचते हो कि आपको कैसा ऐप मिलना चाहिए? अगर एक ऐप के 2 वर्जन उपलब्ध है, एक लाइट वर्जन भी मौजूद है जिसके लिए स्पेस की रिक्वायरमेंट कम है, और एक जो है उसका ओरिजिनल वर्जन है जहाँ पे स्पेस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो हम लोग अमूमन किसके साथ जाते हैं? तो जो लाइट वर्जन होता है उसके साथ जाते हैं। वहाँ पे हमको स्पेस के साथ फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, हमको मिल जाता है कि हाँ ये कम स्पेस लेगा। चलिए, तो अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है कि भाई हमको स्पेस हम चाहते हैं कि कम से कम यूज हो, तो उसका सिलेक्शन क्या होगा? मॉडल ए। और कोई कहता है यार देखो मेरे पास स्पेस तो बहुत है, आई वांट क्विक रिजल्ट, नहीं, वो किसके साथ जाएगा? मॉडल बी के साथ। और दिस इज नोन एज ट्रेड ऑफ इन बिटवीन टाइम एंड स्पेस। ठीक है, चलिए आगे जो है हम लोग चीजों को देखते हैं कि अब बेसिकली एल्गोरिदम का रोल शुरू होगा। ठीक है, तो एल्गोरिदम क्या है, और ये जो टाइम और जो स्पेस की बात हुई है उसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। तो अभी जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि स्पेस की रिक्वायरमेंट जो है, हमने स्पेस को और टाइम को इनके यूनिट्स के साथ लिखा था। हमने कहा था कि 100 KB और 400 KB, और टाइम को भी मैंने एक यूनिट दिया था। देखिए एक्चुअल में ऐसा होता नहीं, क्योंकि टाइम का कंजम्पशन क्या होगा, कितना होगा, ये हम लोग एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते। मशीन का कॉन्फ़िगरेशन ऑपरेशन में कंज्यूम्ड टाइम को डिसाइड करता है। और मजे की बात यह है कि हम लोगों के पास कोई भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मशीन नहीं है जहां पे हम किसी एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट करा दें और हम लोग बताएं कि भाई इसके लिए तो 3 सेकंड चाहिए या 10 घंटे चाहिए। इसीलिए हम लोगों को टाइम और स्पेस को लेकर जब भी हम लोग बात करेंगे
तो टाइम की कितनी रिक्वायरमेंट है और स्पेस की कितनी रिक्वायरमेंट है, हम लोग इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्सिटी। अब कॉम्प्लेक्सिटी भी यहां पे हम लोग देखेंगे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। हालांकि कॉम्प्लेक्सिटी और भी होती है, जैसे आईओ कॉम्प्लेक्सिटी, कोई एक सिस्टम है वहां पे इनपुट आउटपुट हो रहा है तो कितना टाइम लग रहा है। बैंडविड्थ कॉम्प्लेक्सिटी, हम कोई वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं, वो क्वालिटी ऑफ सर्विस बेटर देगा, कब देगा, कितने मिनिमम से मिनिमम बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट होगी, तो हम लोग बोलेंगे डेट इज द बैंडविड्थ कॉम्प्लेक्सिटी, आईओ कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, ऐसे बहुत सारे जो है कॉम्प्लेक्सिटी अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में ये बातें उठ के आए। तो बेसिकली जब हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी को हम लोग हमेशा मैथमेटिकल फंक्शन का इस्तेमाल करके रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने कहा Fn, तो हो सकता है कि Fn को हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल कर रहे हो, Fn को हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के टर्म में इस्तेमाल कर रहे हो। देखिए बेसिकली होता क्या है कि चूंकि टाइम और स्पेस परफॉर्मेंस फैक्टर है, तो हमको ऐसा नोटेशन यूज करना है जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं और हर लैंग्वेज में डेटा टाइप को लेके अलग अलग बातें बोली गई हैं। कहीं पे इंटीजर जो है 2 बाइट का स्पेस ले रहा है, तो कहीं पे इंटीजर 4 बाइट का स्पेस ले रहा है। ठीक है, इसीलिए कहा गया कि अब हम कॉम्प्लेक्सिटी को मैथमेटिकल फंक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। और कैसे करेंगे, तो हम जो कुछ इनपुट दे रहे हैं उन इनपुट को अपने इन मैथमेटिकल फंक्शन Fn में शामिल करेंगे और Fn के बिहेवियर को एनालाइज करेंगे। मसलन मेरे पास 2 कॉम्प्लेक्सिटी है सेम ऑपरेशन की, एक है n स्क्वायर और दूसरा है log ऑफ n टू बेस 2। अब जरा देखिए, और हम ये बोल रहे हैं कि n बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, एक ऑपरेशन कह रहा है कि भाई हम n स्क्वायर रेट से आगे बढ़ेंगे और एक कह रहा है कि हम log ऑफ n टू बेस 2 रेट से आगे बढ़ेंगे। तो ये दोनों के दोनों n स्क्वायर और log n, ये दोनों है क्या, मैथमेटिकल फंक्शन Fn। ठीक है, अब जरा देखिए कि कौन सा आप इनमें से सेलेक्ट करेंगे टाइम वाइज। अच्छा, n क्या है, n इज द इनपुट साइज। ध्यान दीजिए, n इज द इनपुट साइज। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा कि Fn में जो कुछ भी इनपुट हम लोग दे रहे हैं उसको हमें शामिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए n स्क्वायर जो है वो बहुत तेजी से ऊपर बढ़ेगा, लेकिन log ऑफ n टू बेस 2 धीरे धीरे ऊपर बढ़ेगा। यानी कहाँ पे टाइम का कंजम्पशन कम है, तो log ऑफ n टू बेस 2 में टाइम का कंजम्पशन कम है। अब हम बोलेंगे कि इस कॉम्प्लेक्सिटी के साथ, किस कॉम्प्लेक्सिटी के साथ, तो log ऑफ n टू बेस 2 कॉम्प्लेक्सिटी के साथ जो ऑपरेशन हमको मिल रहा है, इट इज मोर फास्ट इन कंपेरिजन टू दैट वन विच हैज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n स्क्वायर। ठीक है, तो आज का लेक्चर जो है हम लोग यहीं पे रोकते हैं। कल जो है अगले लेक्चर में हम लोग एल्गोरिज्म की प्रॉपर्टीज को जानेंगे और अपने इस डिस्कशन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो आई होप कि ये सारी बातें आप लोगों के समझ में आया होगा। ठीक है, आई होंगी, और हम लोग जो फिर अगले लेक्चर में अगले कंसेप्ट को एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है।